इस दुनिया में एक अजीब नियम लागू हो चुका है कि हर इंसान उस आखिरी जानवर में बदल जाता है जिसे उसने खाया होता है। कुछ लोग चिकन लेग खाने के बाद मुर्गे में बदल जाते हैं, जबकि कुछ लोग इंस्टेंट नूडल्स का मसाला खाने के बाद गाय में बदल जाते हैं। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि कुछ लोग अगर फॉसिल से बनी सूप पी लें तो उसी पल एक विनाशकारी डायनासोर में बदल जाते हैं। ये सब इंसानों द्वारा पर्यावरण को लापरवाही से नष्ट करने का नतीजा है। धरती लगातार चेतावनी देती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब धरती की इच्छा ने घोषणा कर दी कि 24 घंटे के अंदर सभी इंसान उस आखिरी जानवर में बदल जाएंगे जिसे उन्होंने खाया है। और अगर तुम्हें सही याद हो, तो आखिरी चीज जो तुमने खाई थी वह था पैक किया हुआ फ्राइड चिकन, जो फूड चेन के सबसे नीचे आने वाला जानवर है। इसलिए जब पूरी दुनिया में जानवरों में बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो सबसे पहले तुम्हें ही खा लिया जाएगा। जब तुम निराशा में डूबे हुए थे, तभी तुम्हारा अच्छा दोस्त वांग शावेंग तुमसे संपर्क करता है। लेकिन तुम्हारी दोस्ती के विपरीत वह अजीब तरह से बहुत उत्साहित था, क्योंकि धरती की इच्छा ने सिर्फ इतना कहा था कि इंसान उस आखिरी जानवर में बदलेंगे जिसे उन्होंने खाया है। लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह जानवर आधुनिक ही होना चाहिए। वांग शावेंग के परिवार की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और कुछ दिन पहले उन्होंने एक पहाड़ी गांव में टायरानोसॉरस रेक्स का एक फॉसिल खोजा था। अगर उसे खाया जा सके तो इंसान एक टॉप प्रीडेटर बन सकता है, और तब हाथी और साइबेरियन टाइगर भी सिर्फ खाना बन जाएंगे। इसलिए तुम और वांग शावेंग तुरंत सहमत हो गए और कार से उसी गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन जब तुम वहां पहुंचे, तो ट्रेक्स फॉसिल की रखवाली कर रहा बॉस 11 तुरंत अपना फैसला बदल चुका था, क्योंकि धरती की इच्छा हर इंसान सुन सकता था, और बॉस 11 ने भी वह बात सुन ली थी। जैसे ही उसे पूरी दुनिया के जानवरों में बदलने की खबर मिली, उसने तुरंत अपने लोगों को ट्रेक्स फॉसिल की रक्षा करने का आदेश दे दिया। उसी समय बॉस 11 एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, ट्रेक्स फॉसिल के बारे में सोचो भी मत, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा तैयार किया है। ये कहकर उसने किसी को एक एक्वेरियम लाने को कहा, और उसके अंदर साफ दिखाई दे रही थी एक हरी कछुआ। इसके बाद तुम्हें एक लकड़ी के शेड के अंदर बंद कर दिया गया। चारों तरफ की कील लगी दरवाजों और खिड़कियों को देखकर वांग शावेंग ने तुरंत उम्मीद छोड़ दी। लेकिन किस्मत से कल रात उसने जो आखिरी चीज खाई थी वह एक एलिगेटर टर्टल थी। भले ही वह भी एक कछुआ ही है, लेकिन एलिगेटर टर्टल का वजन लगभग 200 किलो तक पहुंच सकता है, और उसकी डिफेंस और अटैक दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ जब तुमने अपना बैकपैक खोला, तो तुम्हें अंदर सिर्फ एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स और एक हैम सॉसेज मिला। अगर तुम नूडल्स का मसाला खाओ तो गाय में बदल सकते हो, और अगर सॉसेज खाओ तो सुअर में बदल जाओगे। लेकिन इन दोनों की लड़ाई की क्षमता बहुत कमजोर है। हालांकि एक बात से तुम्हें थोड़ी राहत मिली कि कम से कम तुम अपने भाई के सहारे रह सकते हो। लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में एक और ख्याल आया कि एलिगेटर टर्टल भी तो एक जानवर है। अगर वह तुम्हें खा ले तो तुम किस में बदलोगे? वैसे भी सबसे बुरा नतीजा यही होगा कि तुम गाय या सूअर की लाश बन जाओगे। इसलिए जब पूरी दुनिया में जानवरों में बदलने का आखिरी सेकंड आया, तो तुमने जोर से अपना ही हाथ काट लिया। उसी पल धरती की इच्छा ने सभी इंसानों को कोमा में डाल दिया, और उनके शरीर मरोड़ खाने लगे, बदलने लगे और नए रूप में ढलने लगे। और उसी समय उस अंडे के ऊपर अजीब पैटर्न चमकने लगे, जो समय समय पर रोशनी छोड़ रहे थे। अचानक तुम झटके से जाग गए, और तुम्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि अपने ही हाथ को काटने के बाद तुम एक ड्रैगन एग में बदल जाओगे। हालांकि तुम अब एक अंडा बन चुके थे, फिर भी तुम बाहर की दुनिया को साफ साफ 360 डिग्री बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के देख सकते थे। जब तुम अभी भी सदमे में थे, तभी तुम्हारे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आप एक ड्रैगन बॉडी में विकसित हो चुके हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन सिस्टम आधिकारिक रूप से अनलॉक हो गया है। वर्तमान में आप इंक्यूबेशन पीरियड में हैं, और इसकी अवधि 10,000 साल है। ये देखकर तुम हंस पड़े, क्योंकि जैसा उम्मीद था तुम ड्रैगन के वंशज हो, और तुम्हारी नसों में असली ड्रैगन का खून बहता है। हालांकि इंक्यूबेशन में अभी 10,000 साल लगेंगे, लेकिन लगातार शिकार करके तुम इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हो। साथ ही तुम्हें दो टैलेंट स्किल भी मिली हैं। पहली है सेलेस्टियल लाइटनिंग प्रोटेक्शन, जिससे तुम दिव्य बिजली को बुलाकर बड़े स्तर पर विनाश कर सकते हो। और दूसरी है ड्रैगन पावर, जिसके कारण तुम्हारे अंदर एक प्राकृतिक सर्वोच्च दबाव होगा, जो ज्यादातर जीवों को दबा देगा। उसी समय तुम्हारा अच्छा दोस्त वांग शावेंग हैरानी से पूछता है कि तुमने आखिर क्या खाया था।
बेकार की परेशानी से बचने के लिए तुम झूठ बोल देते हो कि कल रात तुमने ऑस्ट्रिच एग्स खाए थे। तभी जब तुम दोनों बात कर ही रहे थे, बाहर दरवाजे के पास से गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी, और जैसे ही फार्म का दरवाजा खुला, एक भयानक जानवर ने बाहर से अपना सिर अंदर डाला। हाँ, वह सच में बॉस 11 था, जो टायरानोसोरस रेक्स में बदल चुका था। भले ही वह अभी बच्चा था, लेकिन उसका आकार पहले से ही एक बड़े इंसान जितना था। उसी समय वह चिल्लाया कि उसे वांग परिवार के अमीर माता पिता कभी पसंद नहीं थे, और आज वह वांग बाचफू से बदला लेने वाला है। इसके बाद गांव के लोग जो फार्म डॉग्स में बदल चुके थे, सब इकट्ठा हो गए। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन जब उन्होंने कांटों से भरा कछुए का खोल और उस डरावने कछुए के सिर को देखा, तो कुछ देर तक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बॉस 11 के दबाव में एक बड़ा फार्म डॉग फिर भी आगे झपट पड़ा। यह देखकर वांग शावेंग ने तुरंत हमला किया और दूसरे पर जोर से काट लिया। एक दर्द भरी चीख के साथ उस गांव वाले का नाक तुरंत उखड़ गया, क्योंकि उस डेमोनिक कछुए की बाइट फोर्स लगभग 450 किलो तक पहुंच सकती है। यह देखकर बॉस 11 बेहद गुस्से में आ गया, क्योंकि उसके इतने सारे अधीन लोग मिलकर भी एक कछुए को नहीं हरा पा रहे थे, और इससे उसकी पूरी इज्जत चली गई। इसलिए उसने सीधे उस घायल फार्म डॉग को ही निगल लिया, फिर जोर से दहाड़ा और खुद ही हमला करने का फैसला कर लिया। ऐसा डरावना नजारा देखकर आसपास के गांव के लोग डर के मारे कांपने लगे। सबकी हालत ऐसी हो गई जैसे पूंछ दबाकर भागने को तैयार हों, और वांग शावेंग की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। साफ लग रहा था कि इस निर्णायक पल में तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए तुम तुरंत शांत हो गए और आसमान और धरती के बीच के नियमों को महसूस करने लगे। उसी समय गांव के ऊपर जो मौसम पहले साफ और धूप वाला था, वह अचानक काले बादलों से ढक गया। तभी बॉस 11 झुककर वांग शावेंग की तरफ झपटने ही वाला था कि तुमने जोर से थंडर प्रोटेक्शन पुकारा, और अगले ही पल काले बादलों से रहस्यमयी बिजली चमक उठी। अनगिनत जानवर उस बिजली की चपेट में आए और वहीं गिरकर मर गए। लेकिन उस बिजली के बिल्कुल केंद्र में मौजूद तुम और वांग शावेंग को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि तुम दोनों एक सुरक्षात्मक आभा से ढके हुए थे। मगर बॉस 11 इतना भाग्यशाली नहीं था। एक भयानक चीख के साथ उसके पूरे शरीर की चमड़ी फट गई। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने 25 फील्ड डॉग्स को मार दिया है। आपको 25 पॉइजन प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिले हैं। आपने एक एंशिएंट टायरानोसोरस रेक्स को भी मार दिया है। आपको अतिरिक्त 100 पॉइजन प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। तुम्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि थंडर प्रोटेक्शन की ताकत इतनी भयानक होगी। तुमने सोचा था कि यह सिर्फ एक सिंगल अटैक होगा, लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह एक ग्रुप अटैक निकलेगा, और उसकी यह जबरदस्त शक्ति तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगर यही रफ्तार रही तो 1 साल के अंदर ही तुम पूरी तरह रिवाइव हो जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारा पहला किल था। इसलिए सिस्टम ने तुम्हें एक टैलेंट फील भी दिया। जब वह तेजी से घूमी, तो सुई एक टैलेंट पर जाकर रुकी जिसका नाम था ड्रैगन रेज। हालांकि तुम्हें अभी नहीं पता था कि यह स्किल असल में क्या करती है, लेकिन उसके ऑरा कंजम्पशन और उसके जबरदस्त नाम को देखकर लग रहा था कि यह जरूर कोई बहुत ताकतवर स्किल होगी। शुरू में तुम सोच रहे थे कि वोंग शवेंग को साथ लेकर कोई सुनसान जगह ढूंढकर छिप जाओ और पूरी तरह रिकवर होने के बाद बाहर निकलकर सबको खत्म करो। लेकिन अब तुम्हारा इरादा बदल चुका था। अब तुम्हारी योजना थी कि जितने दुश्मन मिले उतनों को खत्म करो। इसलिए तुम वांग शावेंग को लेकर गांव से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही तुम एक झाड़ी के पास से गुजर रहे थे, तभी करीब 8 फुट लंबा एक चूहा अचानक बाहर कूद पड़ा। लगता था कि वह रात में खाना ढूंढ रहा था, और वांग शावेंग ने इवॉल्व होने के लिए तुरंत मुंह खोलकर उसे सीधे निगल लिया। उसी समय वांग शावेंग के दिमाग में एक इवोल्यूशन पॉइंट प्रकट हुआ, जिसे वह अपने इवोल्यूशन जीन में जोड़ सकता था। यह देखकर वांग शावेंग बेहद उत्साहित हो गया। अगर वह कछुए में नहीं बदला होता, तो शायद वहीं खुशी से नाचने लगता। फिर तुम्हारे विश्लेषण के बाद यह तय हुआ कि उसकी कछुए की खोल अभी उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए डिफेंस बढ़ाना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। जैसे ही एवोल्यूशन पॉइंट खर्च किया गया, उसकी टर्टल शेल से टूटने जैसी आवाज आई, और देखते ही देखते उसकी खोल आंखों से दिखाई देने वाली गति से मोटी और मजबूत हो गई। इसके बाद तुम दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हुए पहाड़ों पर चढ़ते रहे, और 3 दिन बाद आखिरकार तुम्हें एक रोशनी से जगमगाती और चहल पहल से भरी शहर दिखाई दी।
तुमने सोचा था कि जब इंसान जानवरों में बदल गए होंगे तो शहर जैसी चीजें खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन तुम्हें हैरानी हुई कि यह सब अभी भी मौजूद था, जैसे मानव सभ्यता किसी और रूप में जारी हो। लेकिन जैसे ही तुम शहर के गेट के पास पहुंचे, तुम्हें कुछ खतरनाक कुत्तों के झुंड ने रोक लिया। यह देखकर वांग शावेंग ने अपनी ताकत दिखाकर उन अनचाहे मेहमानों को डराने की कोशिश की। सौभाग्य से वह कुत्तों का झुंड दुश्मनी भरा नहीं था, और थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि वे ईविल डॉग गैंग के सदस्य हैं। जब वांग शावेंग उनसे बातचीत कर रहा था, तब तुम उन कुत्तों को ध्यान से देख रहे थे और पाया कि वे सभी अपने ग्रोथ स्टेज तक पहुंच चुके थे। साफ था कि शहर में इवॉल्व होना ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ आबादी ज्यादा है। तभी इविल डॉग गैंग ने कहा कि अगर शहर में प्रवेश करना है तो प्रोटेक्शन फी देनी पड़ेगी। दरअसल दुनिया के जानवर बनने के दूसरे ही दिन किसी ने यह खोज लिया था कि इवोल्यूशन पॉइंट सीधे दूसरे को दिए जा सकते हैं। इसका मतलब था कि सिर्फ मारकर ही नहीं बल्कि दूसरों से छीन कर भी पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। हालांकि इवोल्यूशन पॉइंट्स का मुख्य स्रोत अभी भी हत्या ही था, लेकिन शाकाहारी जानवर घास खाकर भी इवोल्यूशन पॉइंट्स पा सकते थे। इसलिए मांसाहारी उन्हें पालते थे और हर दिन उनका शोषण करते थे। बेकार की मुसीबत से बचने के लिए तुमने कुछ इवोल्यूशन पॉइंट्स दे दिए, और तब जाकर तुम्हें शहर में प्रवेश करने दिया गया। हालांकि तुमने पहले ही मन में तय कर लिया था कि जैसे ही तुम ईवल डॉग गैंग के इलाके में अंदर तक पहुंचोगे, तुम मौका देखकर इन सभी कुत्तों को अपने पास इकट्ठा करोगे और फिर उन पर लगातार बिजली गिरा दोगे। शहर के अंदर पहुंचने के बाद तुम्हारे सामने जो दृश्य था, उसे देखकर तुम यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम एनिमलाइजेशन से पहले वाली दुनिया में लौट आए हो। हालांकि सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित नहीं था, लेकिन वातावरण में कोई गंदगी या प्रदूषण नहीं था। सड़कों पर हर तरह के जानवर घूम रहे थे और कई ईविल डॉग्स पूरे शहर में गश्त लगा रहे थे, जैसे वे इस शहर के रखवाले बन गए हों। तभी अचानक एक सफेद खरगोश उछलकर वांग शवेंग के पास आ गया, जिससे वह लगभग अपने कछुए के खोल में सिमट गया। उस खरगोश का नाम चेंगनागन था। उसने देखा कि यह तुम्हारी शहर में पहली बार एंट्री है, इसलिए वह तुम्हारी मदद करना चाहता था। लेकिन उसकी चालाक आंखें तुमसे छिप नहीं सकीं। फिर भी तुमने उसे बेनकाब नहीं किया, क्योंकि तुम देखना चाहते थे कि वह आगे क्या करने वाला है। इसलिए छेंगनागन के उत्साह भरे निमंत्रण पर तुम दोनों उसके घर की तरफ चल पड़े। लेकिन धीरे धीरे वांग शावेंग को कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि तुम लोग शहर से लगातार दूर जाते जा रहे थे। तब चेंगनागन ने कहा कि हम शाकाहारी जानवरों की यहाँ कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हम शहर से दूर रहते हैं। उसके रास्ता दिखाने पर तुम लोग आखिरकार एक जर्जर किराए के घर तक पहुंचे, जहां चेंगनागन के माता पिता ने बड़े उत्साह से तुम्हारा स्वागत किया और जल्दी से रात का खाना तैयार किया। उनकी प्लेटों में हरी घास रखी गई थी। वांग शावेंग के लिए एक प्लेट में सूअर का मांस रखा गया, और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें सीधे नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वांग शावेंग को महसूस हुआ कि उसकी नजर धुंधली होती जा रही है, और अंत में वह सो गया। तब पता चला कि उस सूअर के मांस वाले खाने में छेड़छाड़ की गई थी। ये सब असल में वांग शावेंग को फंसाने के लिए किया गया था, और उनका असली मकसद था तुम्हें ईविल डॉग गैंग के हवाले करना, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें शहर छोड़ने की अनुमति मिल जाती। लेकिन जब तुमने यह सब देखा तो तुम्हें समझ आ गया कि यह तो एक अनपेक्षित मौका है, क्योंकि अगर तुम किसी तरह ईविल डॉग गैंग के मुख्यालय तक पहुंच जाओ और वहां एक बार बिजली गिरा दो तो पूरे गिरोह को सीधे खत्म किया जा सकता है। थोड़ी ही देर बाद चंगनागन तुम्हें इविल डॉग गैंग के सरदार के सामने ले गया, जिसका नाम था ब्लैक डॉग किंग। और अपनी सावधानी से की गई निगरानी से तुमने तुरंत पहचान लिया कि सामने वाला असल में कैन कॉर्सो नस्ल का एक बड़ा और बेहद ताकतवर गार्ड डॉग है। वह अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन असल में वह एक असली बड़े कैन कॉर्सो से भी ज्यादा विशाल था। और ब्लैक डॉग किंग का अतीत भी काफी दर्दनाक था, क्योंकि पहले वह एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, लेकिन बॉक्सिंग के दौरान लगी गंभीर चोट की वजह से उसे लंबे समय तक अस्पताल में पड़े रहना पड़ा। मजबूरी में उसने एक कैन कॉर्सो पाला था, और फिर जब पूरी दुनिया में एनिमलाइजेशन शुरू हुआ तो एक चमत्कार हो गया, क्योंकि उसकी सारी पुरानी चोटें उसी पल ठीक हो गईं। हालांकि वह अब एक कुत्ता बन चुका था, लेकिन सौभाग्य से कैन कॉर्सो एक बहुत शक्तिशाली और लड़ाकू नस्ल है। उसने अपने लड़ाई के अनुभव के सहारे आसानी से अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया,
और आखिरकार पूरे इलाके का किंग बन गया। उसी समय वह अपने होंठ चाट रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी खाना खाया था। लेकिन जैसे ही उसने इस अंडे यानी तुम्हें देखा, उसे लगा कि वह अभी भी कुछ और खा सकता है। इसलिए उसने बेसब्री से अपना मुंह खोला और तुम्हें सीधे निगलने ही वाला था कि अगले ही पल उस अंडे से एक बेहद शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसी दबाव से ब्लैक डॉग किंग तुरंत जमीन पर दब गया। फिर तुम्हारी आवाज मंदिर की घंटी की तरह गूंज उठी, भारी और आदेश देने वाली आवाज। वह सिर्फ कुछ शब्द थे, लेकिन ब्लैक डॉग किंग के अंदरूनी अंगों तक झटका लग गया और उसके शरीर की हड्डियां चरमराने लगीं। उसी समय बाहर मौजूद जो भी लोग उस चीख को सुनकर पास आने लगे थे, वे भी ड्रैगन पावर के दबाव से तुरंत जमीन पर दब गए। फिर तुमने दोबारा बोलते हुए ब्लैक डॉग किंग को आदेश दिया कि वह अपने सभी अधीन लोगों को तुरंत यहां बुलाए। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी इच्छा शक्ति के सहारे धीरे धीरे उठने की कोशिश करेगा। यह देखकर तुमने अब अपने टैलेंट छिपाना बंद कर दिया और ड्रैगन पावर को दोबारा पूरी ताकत से छोड़ दिया। इस बार ब्लैक डॉग किंग बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह टूटने वाली है। जब तक पूरे गैंग के सदस्य वहां इकट्ठा नहीं हो गए, तब तक तुमने ड्रैगन पावर को जारी रखा, और जब सब आ गए तब जाकर तुमने उसे रोक दिया। उस समय ब्लैक डॉग किंग पूरी तरह थक चुका था और हाँफते हुए डर से भरी आंखों से तुमसे पूछने लगा कि तुम उनसे क्या चाहते हो। शुरुआत में तुम्हारा इरादा था कि सबको खत्म कर दो, ताकि तुम्हारे अंडे से निकलने की गति बहुत तेज हो जाए। लेकिन फिर तुमने उन्हें एक विकल्प दिया कि या तो वे तुम्हारे अधीन हो जाएं या फिर उन्हें पश्चिमी स्वर्ग भेज दिया जाएगा। तुम्हारी भयानक ताकत देखकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और ब्लैक डॉग किंग ने भी अपने सारे जमा किए हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स तुम्हें सौंप दिए। इससे तुम्हारे अंडे से निकलने का समय तुरंत 10,000 साल से घटकर 9,890 साल रह गया। क्योंकि यह पहली बार था जब तुमने प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स एक्सेलरेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया था, इसलिए सिस्टम ने तुम्हें एक और टैलेंट रूलेट दिया। इस बार तुम्हें जो टैलेंट मिला उसका नाम था ऑरा सर्कुलेशन। ये टैलेंट ड्रैगन ब्रीदिंग के जरिए हर दिन 100 प्यूरिफिकेशन एनर्जी पॉइंट्स पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम पूरी तरह शहर से दूर जाकर भी सुरक्षित रह सकते हो, और अगर 2 या 3 साल तक छिपकर रहो तो बिना किसी खतरे के अंडे से निकल सकते हो। लेकिन इस समय दुनिया की स्थिति हर पल बदल रही है, इसलिए तुम्हारे पास इतना लंबा इंतजार करने का समय नहीं था। इसके बाद तुमने आधिकारिक रूप से हैप्पी डॉग गैंग का नाम बदलकर ड्रैगन टाइड रख दिया, और ड्रैगन टाइड से जुड़ी सारी चीजें अभी भी ब्लैक सोर्स किंग ही संभालेगा। यह सुनकर ब्लैक सोर्स किंग की आंखें चमक उठीं, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले ने उसे पूरी तरह प्रभावित कर दिया। उसने तुरंत तुम्हें नए तरीके से संबोधित करना शुरू कर दिया और तुम्हें चीफ कहने लगा। उसके बाद ब्लैक सोर्स किंग की कहानी सुनकर तुम्हें पूरी तरह समझ में आया कि इस समय पूरा शहर 3 ताकतों में बंट चुका है, जिनमें से एक ड्रैगन टाइड है जिसे तुम लीड कर रहे हो, बाकी 2 हैं कैट गैंग जिसे मर्लिन द कैट चलाता है, और रैट गैंग जिसे रैट किंग लीड करता है। रैट गैंग का नाम सुनकर तुम थोड़े हैरान रह गए, क्योंकि अभी भी कुछ लोग चूहे खाते हैं। लेकिन रैट किंग भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि एनिमलाइजेशन से ठीक पहले जब सब लोग बड़े जानवर खाने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने जानबूझकर चूहे को चुना, क्योंकि इतिहास में चूहे ऐसे जीव रहे हैं जो सबसे कठिन और खतरनाक माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं। इसलिए एनिमलाइजेशन के आखिरी सेकंड में उसने घिन को सहते हुए चूहे को निगल लिया, और बदलते ही उसने अपनी रैट आर्मी को लेकर शहर के पूरे सूअर सिस्टम पर कब्जा कर लिया। इसलिए उनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई। जब तुम ये सोच रहे थे कि उन्हें कैसे खत्म किया जाए, तभी हैप्पी डॉग गैंग का एक स्ट्रैटेजिस्ट आगे आया, जो असल में एक हस्की था, और उसकी योजना बहुत सरल थी कि पहले कैट गैंग और रैट गैंग दोनों को किसी सुनसान जगह पर फुसलाकर बुलाया जाए और फिर उन्हें जिंदा जला दिया जाए। तुमने हस्की को गहरी नजर से देखा और तुरंत इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी बता दी कि आखिर उन्हें जाल में फंसाने के लिए चारा क्या होगा। अगर कोई बड़ा लालच नहीं होगा तो ये योजना सिर्फ हवा में की गई बात बनकर रह जाएगी। लेकिन फिर तुमने खुद सोचा कि अगर किसी चीज को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए तो उससे ज्यादा आकर्षक क्या होगा जितना कि तुम खुद हो। इसलिए परीक्षण करने के लिए तुमने अपनी आभा छिपाना बंद कर दिया, और तुरंत तुम्हारे शरीर से एक अनोखी चमक फैलने लगी। उस रोशनी को देखकर आस पास के कुत्तों के मुंह से लार टपकने लगी। ये देखकर तुम बहुत संतुष्ट हुए और मन ही मन सोचा कि क्या मैं खुद एक तैयार चारा नहीं हूं।
लेकिन जब तुम आगे की योजना पर चर्चा कर ही रहे थे तभी तुम्हारा अच्छा दोस्त वांग शावेंग अपने लोगों के साथ वहां लाया गया। दरअसल आज सुबह जब वांग शावेंग जागा तो उसने पाया कि तुम उसकी पीठ से गायब हो चुके हो। इसलिए वह तुरंत रैबिट परिवार के घर पहुंचा और उन्हें घेर लिया। दबाव डालकर उसने उनसे यह सच उगलवा लिया कि तुम्हें ईविल डॉग गैंग के पास ले जाया गया है। यह सुनते ही वांग शावेंग को बहुत अपराध बोध हुआ, क्योंकि अगर उसकी लालच की वजह से वह खाना न खाता तो ये सब नहीं होता। उसकी धमकी के बाद चेंगनागन उसे तुरंत यहाँ ले आया, और जैसे ही उसने तुम्हें फिर से देखा वह खुशी से तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ा और बेहद हैरान रह गया। ये सब देखकर वांग शावेंग हैरान होकर बोला कि आखिर तुम एक अंडा होते हुए भी ईविल डॉग गैंग के सदस्य कैसे बन गए। लेकिन फिर उसे पिछली बार गिराई गई उस भयानक बिजली की याद आई और उसे लगा कि शायद वह कुछ समझ गया है। और वांग शावेंग की इस हरकत से तुम बहुत खुश हुए, क्योंकि यही असली भाईचारा होता है। भले ही उसे पता था कि ईविल डॉग गैंग का इलाका खतरों से भरा है, फिर भी वह तुम्हें ढूंढने यहां तक आ गया। तुमने जल्दी से वांग शवेंग को पूरी स्थिति समझाई, लेकिन वह तुरंत चिल्लाकर बोला कि बेकार की बातें बंद करो और सीधे बिजली गिराकर इन सबको खत्म कर दो। लेकिन तुम बस हल्का सा मुस्कुराए और कहा कि तुम्हारे पास इससे भी बेहतर योजना है, क्योंकि थंडर प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने में भी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है। इसी तरह जल्दी ही तीसरा दिन आ गया और पूरे शहर में एक बहुत बड़ी खबर आग की तरह फैल गई कि ईविल डॉग गैंग के सरदार को एक चमकता हुआ अंडा मिला है। यह अंडा हजारों रोशनी की तरह चमकता है और बिल्कुल भी कोई साधारण चीज नहीं लगता। इसलिए बहुत से जानवरों ने अंदाजा लगाया कि यह शायद ड्रैगन एग हो सकता है, और अगर कोई साधारण जानवर इसे खा ले तो उसके अंदर ड्रैगन ब्लड आ सकता है। यह खबर फैलते ही पूरे शहर में हलचल मच गई और हर ताकतवर गिरोह सक्रिय होने लगा। दूसरी तरफ रैट गैंग और कैट गैंग ने भी ड्रैगन एग की खबर सुनकर उस पर नजर गड़ा दी, क्योंकि अगर कोई साधारण जानवर इसे खा ले तो उसके अंदर ड्रैगन ब्लड आ सकता है। लेकिन ईविल डॉग गैंग की ताकत को देखते हुए दोनों गिरोहों ने आपस में सहयोग करने का फैसला किया और साथ मिलकर इसे चुराने की योजना बनाई। उनकी योजना बहुत सरल थी कि कैट गैंग सामने से हमला करके ध्यान भटकाएगा और रैट गैंग चोरी छिपे ड्रैगन एग को पीछे से चुरा लेगा। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि तुम पहले से ही घात लगाकर बैठे हो और उनके जाल में फंसने का इंतजार कर रहे हो। इसी दौरान दूसरी तरफ तुम हर दिन गोदाम में ही रहते थे और ब्लैक डॉग किंग रोज तुम्हारे पास उस दिन इकट्ठा किए गए प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स लेकर आता था। लेकिन तुम सारे पॉइंट्स नहीं लेते थे, बल्कि सिर्फ 80% ही लेते थे, क्योंकि ब्लैक डॉग किंग की ताकत भी बढ़नी जरूरी थी, वरना वह इतने बड़े इलाके को संभाल नहीं पाएगा। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि ईविल डॉग गैंग के बाकी कुत्ते और उनके अधीन रखे गए शाकाहारी जानवर भी तुम्हारे आदेश के अनुसार हर दिन अपने प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स का ज्यादातर हिस्सा जमा करते थे, लेकिन थोड़ा हिस्सा अपने लिए भी रख सकते थे ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। और जो शाकाहारी जानवर ग्रोथ स्टेज तक पहुंच जाते थे उन्हें हर दिन और भी ज्यादा प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिलते थे, इसलिए वे भी इस व्यवस्था से संतुष्ट थे। उसी समय हमेशा की तरह ब्लैक डॉग किंग आज के प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स लेकर आया, लेकिन इस बार तुम्हें अजीब लगा, क्योंकि आज की मात्रा कल से लगभग 2 गुनी थी। बाद में पता चला कि जब से तुमने यह नया नियम लागू किया है तब से दूसरी ताकतों के कई शाकाहारी जानवर चुपके से ड्रैगन नेस्ट में शरण लेने आने लगे हैं, क्योंकि भले ही उनका शोषण होता है लेकिन वे अपने लिए कुछ पॉइंट्स बचा सकते हैं। इसलिए इस लालच के कारण ड्रैगन नेस्ट के इलाके में शाकाहारी जानवरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई और उसी के साथ प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स भी बढ़ गए। ये बात समझने के बाद तुमने ब्लैक डॉग किंग को फिर आदेश दिया कि शाकाहारी जानवरों की गतिविधियों पर ज्यादा रोक न लगाई जाए और उन्हें जितना हो सके उतनी आजादी से रहने दिया जाए, ताकि वे विद्रोह न करें। लेकिन अगर कोई परेशानी खड़ी करे तो समय समय पर कुछ को सख्ती से सजा भी दी जाए, ताकि बाकी सब डरकर शांत रहे। ब्लैक डॉग किंग के जाने के बाद तुमने अभी अभी मिले प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स को देखा और बिना हिचकिचाहट आधे पॉइंट्स को अंडे के इंक्यूबेशन को तेज करने में लगा दिया और बाकी के लिए टैलेंट लॉटरी चुनी, क्योंकि अभी तुम्हारी ताकत बढ़ाने का दूसरा तरीका यही था। जैसे ही टैलेंट व्हील घूमा वह तेजी से घूमते हुए एक टैलेंट पर आकर रुक गया, जिसका नाम था ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट। इस टैलेंट की मदद से तुम अपने से कमजोर ब्लड लाइन वाले जीवों के साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, और जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाएगा
वह तुम्हारे नियंत्रण से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। इतना जबरदस्त टैलेंट देखकर तुम लगभग खुशी से चिल्ला पड़े, क्योंकि भले ही तुम्हारे पास कई ताकतवर स्किल्स हो, लेकिन अभी तुम सिर्फ एक अंडा हो। इसलिए तुम्हें ऐसे संगठन की जरूरत है जिस पर तुम भरोसा कर सको। अभी तक वांग शावेंग के अलावा तुम्हें हैप्पी डॉग गैंग के किसी भी कुत्ते पर पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि वे अभी सिर्फ मजबूरी में तुम्हारे अधीन थे और मौका मिलते ही धोखा दे सकते थे। लेकिन यह नया टैलेंट मौजूदा समस्या का सबसे अच्छा समाधान था। इसी बीच सुबह होते ही ड्रैगन नेस्ट में एक अनचाहा मेहमान आ पहुंचा, जब कैट गैंग का सरदार अपने कई साथियों के साथ धमकी भरी आभा लेकर गेट पर आ गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ चिल्ला पाता, चारों तरफ से हैप्पी डॉग्स निकल आए, जैसे आसमान से उतरकर आए सैनिक हों, और उन्होंने तुरंत उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर कुत्तों की सुरक्षा में ब्लैक डॉग किंग भी बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने कैट गैंग के सरदार को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि कुछ ही दिनों में सामने वाले का आकार पहले से काफी बड़ा हो गया था और अब वह लगभग उसके बराबर दिख रहा था। जबकि एनिमलाइजेशन से पहले कुत्ते आम तौर पर आकार के कारण बिल्लियों पर भारी पड़ते थे, लेकिन अगर आकार बराबर हो जाए तो बिल्ली की गति और प्रतिक्रिया कुत्ते से कहीं ज्यादा तेज होती है। ब्लैक डॉग किंग अभी यही सोच ही रहा था कि कैट गैंग के सरदार की आंखों में ठंडी चमक आई और उसका शरीर अचानक बेहद लचीली मुद्रा में आ गया। अगले ही पल वह हवा में उछला और बिजली की तरह चमकते हुए एक कुत्ते का गला एक ही वार में काट दिया। कैट गैंग के सरदार के इस अचानक हमले ने ब्लैक डॉग किंग को पूरी तरह चौंका दिया, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले की गति इतनी तेज होगी। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने आसमान की ओर लंबी दहाड़ लगाई और तुरंत आगे झपट पड़ा। अगले ही पल दोनों पक्षों की सेनाएं आपस में भयंकर लड़ाई में भिड़ गईं, और क्योंकि कैट गैंग का सरदार शाकाहारी जानवरों का ज्यादा शोषण करता था, इसलिए उसके सैनिकों की ताकत साफ तौर पर ड्रैगन नेस्ट की सेना से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी। हालांकि दोनों पक्ष कुछ समय तक बहुत ही उग्र तरीके से लड़ते रहे, लेकिन अगर यह लड़ाई ऐसे ही चलती रहती तो हार सिर्फ समय की बात थी। उसी समय दूसरी तरफ गोदाम के अंदर रैट किंग अपने कुछ अधीन लोगों को लेकर चुपके चुपके घुस आया, और जैसे ही उसकी नजर मेज पर रखे ड्रैगनेग यानी तुम पर पड़ी, वह उससे नजर ही नहीं हटा सका, क्योंकि जितना शक्तिशाली कोई जानवर होता है, उतना ही ज्यादा वह तुम्हारी अनोखी आभा को महसूस कर सकता है। उसी समय रैट किंग के दिमाग में जैसे कोई बेहद मोहक आवाज गूंजने लगी, जो उसे कह रही थी कि जल्दी से आगे बढ़ो और इस अंडे को खा जाओ। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाने चाहे, उसने अचानक अपनी ही जीभ काट ली और खुद को संभालने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे वह ड्रैगन एग के पास जा रहा था, उसके दिल में एक भयानक खतरे का एहसास भरने लगा था, और इस एहसास ने तुरंत रैट किंग को सावधान कर दिया। उसी समय ड्रैगन एग के अंदर मौजूद तुम भी उसके इस अजीब व्यवहार से थोड़ा उलझ गए थे, क्योंकि तुम सोच रहे थे कि जैसे ही वह पास आएगा तुम सीधे उसे खत्म कर दोगे। लेकिन तुमने अभी उसकी आभा को पूरी तरह लॉक भी नहीं किया था कि उसने जाल भांप लिया। इससे तुम्हें समझ आ गया कि इस आदमी की ताकत ब्लैक डॉग किंग और कैट गैंग के सरदार से कहीं ज्यादा है, और सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा। तभी चालाक राइट किंग ने अपने अधीन लोगों को आगे बढ़कर जांच करने का आदेश दिया। वे सब सोच रहे थे कि यह बस एक साधारण काम है, लेकिन अचानक ही एक बड़ा बदलाव हो गया। अचानक एक जोरदार ड्रैगन रोअर गूंजा, और उसी पल एक 6 स्टार फॉर्मेशन बन गई, और उससे भयानक तापमान वाली नारंगी लपटें फूट पड़ी, जो पलक झपकते ही पूरे गोदाम में फैल गईं। जो कुछ चूहे अभी तुम्हारे पास पहुंचने ही वाले थे, वे चीखने तक का मौका नहीं पा सके और सीधे आग में जलकर गायब हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर बाकी सारे चूहे डर से कांपने लगे। उनके जीन में छिपी डर की प्रवृत्ति उन्हें मजबूर कर रही थी कि वे तुरंत इस नर्क जैसी जगह से भाग जाएं। लेकिन वे अभी 2 कदम भी नहीं भाग पाए थे कि अचानक एक और घटना हो गई। आसमान से एक भयानक दबाव उतर आया और उन सब पर जोर से टूट पड़ा। सभी चूहे, यहां तक कि रैट किंग भी, जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। उस समय रैट किंग ने मुश्किल से सिर उठाकर अविश्वास से पूछा, तुम आखिर हो कौन? लेकिन जब उसे पता चला कि तुम ईवल डॉग गैंग के नए चीफ हो, तो उसे कुछ दिन पहले की एक घटना याद आ गई, जब ईवल डॉग गैंग ने अचानक अपना नाम बदलकर ड्रैगन नेस्ट रख लिया था। उस समय उसने इस बात का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया
कि यह सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि मालिक बदलना था। और जब उसने अपनी आंखों से तुम्हारी भयानक ताकत देखी तो रैट किंग समझ गया कि जीतने की कोई संभावना नहीं है। भले ही उसने अपनी कुछ ताकत अभी बचा कर रखी हो, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण उसके लिए बिना लड़े हार मानना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी अगले ही पल रैट किंग अचानक पीछे की ओर गिर गया और पूरी तरह जमीन पर लेटकर हार मानने का संकेत दे दिया। उसने साफ कहा कि चूंकि वह तुम्हारे हाथों में पड़ चुका है, इसलिए वह अपनी हार स्वीकार करता है। और यह कहकर उसने आंखें बंद कर लीं जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। लेकिन तुमने उसे नहीं मारा, बल्कि उसे दो विकल्प दिए। या तो बिना निशान छोड़े मर जाओ, या फिर मेरे अधीन हो जाओ। जमीन पर लेटा रैट किंग तुरंत अपनी पूंछ हिलाने लगा और एकदम से उछल कर खड़ा हो गया और बिना किसी झिझक के बोला कि वह तुम्हारे अधीन होने के लिए तैयार है। यह मजेदार दृश्य देखकर उसके सारे अधीन लोग दंग रह गए, क्योंकि जो रैट किंग हमेशा निर्दयी और घमंडी माना जाता था, वह इतनी जल्दी झुक जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। असल में तुमने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें समझ आ गया था कि भले ही यह गैंग देखने में थोड़ी बदसूरत हो, लेकिन उनकी क्षमता बहुत उपयोगी है। एनिमलाइजेशन के बाद पहले के सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट काम करना बंद कर चुके थे, इसलिए अब तुम जो भी जानकारी पा सकते थे वह सिर्फ इस छोटे से इलाके तक सीमित थी। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन अगर तुम्हें सच में एक शासक बनना है तो तुम्हें सारी जानकारी अपने हाथ में रखनी होगी, और रैट किंग तथा उसके अधीन चूहे इस काम के लिए सबसे अच्छे थे, क्योंकि चूहे छोटे होते हैं और चुपके से किसी भी कॉलोनी में घुसकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही उनकी अनुकूलन क्षमता इतनी मजबूत होती है कि वे किसी भी कठिन वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। इसलिए वे असल में जन्मजात जासूस होते हैं। इसलिए रैट किंग की वफादारी परखने के लिए तुमने उससे अपनी सच्चाई साबित करने को कहा। यह सुनकर उसने सिर झुकाकर थोड़ी देर सोचा और कहा कि वह कैट गैंग के सरदार को मार देगा। इससे उसकी वफादारी साबित हो जाएगी। तुम्हारी मंजूरी मिलते ही रैट किंग एक काली परछाई की तरह गोदाम से बाहर निकल गया। उसी समय ड्रैगन नेस्ट के गेट पर कैट गैंग का सरदार पूरी तरह गुस्से में पागल हो चुका था, और उसने रैट गैंग के साथ मिलकर चोरी करने वाली योजना भी लगभग भूल ही गया था। उसे बस थोड़ा समय चाहिए था, क्योंकि अगर वह सीधे लड़ाई जीत जाता तो फिर वह इन कुत्तों के पूरे झुंड को खत्म कर देता। लेकिन तभी अचानक एक बेहद तेज काली परछाई तेजी से युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ी और पलक झपकते ही मैदान के बीच पहुंच गई। जब वह रुकी तो वहां मौजूद बिल्लियों और कुत्तों ने साफ देखा कि वह एक कुत्ते जितना बड़ा चूहा था। यह अचानक बदलाव देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि क्या यह चूहा कोई राक्षस बन गया है जो इतना बड़ा हो गया है। कैट गैंग के सरदार ने तुरंत पहचान लिया कि यह रैट किंग है। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वह इतना बड़ा कैसे हो गया, लेकिन उसके पास पूछने का समय नहीं था, क्योंकि वह उससे मिलकर कुत्तों को खत्म करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अचानक एक चीख सुनाई दी, क्योंकि रैट किंग ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया था। उसकी तेज दांतों ने एक ही पल में कैट गैंग के सरदार का गला भेद दिया। कुछ ही सेकंड बाद रैट किंग ने अपनी पकड़ छोड़ी, फिर वह उस लाश को घसीटता हुआ तुरंत गायब हो गया। कैट गैंग के सरदार की मौत के साथ ही ब्लैक डॉग किंग उस जगह का सबसे बड़ा नेता बन गया, और उसके आदेश पर बाकी बिल्लियों को जल्दी ही काबू में कर लिया गया। और जहां तक तुम्हारा सवाल है कि तुम अभी भी गोदाम में क्यों इंतजार कर रहे हो और रैट किंग को जाने की हिम्मत कैसे की, तो वजह यह थी कि पिछले कुछ दिनों में जब तुम खाली थे, तब तुम्हें अपने टैलेंट स्किल्स इस्तेमाल करने का एक नया तरीका मिल गया था। जैसे कि तुम सेलेस्टियल थंडर को अपने अच्छे भाई वांग शवेंग के शरीर के अंदर सील कर सकते हो। जब तक उसके दिमाग में विचार आता है, वह तुरंत उसे सक्रिय करके वहीं इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन नहीं है, इसलिए सेलेस्टियल थंडर इस्तेमाल करने पर उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जहां तक ड्रैगन फ्यूरी की बात है, तुमने इसके इस्तेमाल का एक और भी खतरनाक तरीका खोज लिया है। जब तक तुम किसी की आभा को लॉक कर लेते हो, ड्रैगन फ्यूरी अपने आप उस लक्ष्य का पीछा करती रहती है और उससे छिपने की कोई जगह नहीं बचती। थोड़ी देर पहले गोदाम के अंदर तुम पहले ही रेड किंग की आभा को लॉक कर चुके थे, इसलिए अगर वह 3 मिनट के अंदर वापस नहीं आता या तुम्हें लगे कि वह भागने वाला है, तो तुम बिना झिझक ड्रैगन फ्यूरी छोड़ दोगे। लेकिन
उसी समय गोदाम का दरवाजा जोर से टूटकर खुला और रैट किंग कैट गैंग के सरदार की लाश घसीटता हुआ अंदर आया। अंदर आने के बाद जब उसे तुम्हारी अनुमति मिली तो उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वह फिर से अपने असली आकार में लौट आया। उसके बाद वह सीधे तुम्हारे सामने झुक गया। असल में मिशन पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इतनी जबरदस्त जाइगेंटिफिकेशन उसके लिए भी बहुत भारी पड़ गई थी। लेकिन वह अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक उसके दिमाग में एक तीखी ड्रैगन रोअर गूंज उठी। उसकी आंखों के सामने काली चमक दौड़ी और वह तुरंत बेहोश हो गया। दरअसल ये तुम थे जिन्होंने ड्रैगन सोल टैलेंट का इस्तेमाल किया था। लगभग 10 मिनट बाद रेड किंग धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसकी आंखें खाली और डरी हुई लग रही थीं, जैसे उसने कोई बेहद डरावना अनुभव झेला हो। असल में जो ड्रैगन सोल तुमने छोड़ी थी वही स्लेव कॉन्ट्रैक्ट का असली रूप था। जब यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो शक्तिशाली ड्रैगन सोल सामने वाले की आत्मा की गहराई में एक अमिट निशान छोड़ देती है। साधारण जीवों की आत्मा बहुत कमजोर होती है और ऊपर से चूहे स्वभाव से बहुत डरपोक होते हैं, इसलिए रैट किंग ने इस प्रक्रिया में बहुत कष्ट सहा। लेकिन उसी समय तुम साफ महसूस कर सकते थे कि अब तुम्हारे और रैट किंग के बीच एक अजीब सा संबंध बन गया है। ऐसा एहसास जैसे तुम उसकी जिंदगी और मौत दोनों को नियंत्रित कर सकते हो। कैट गैंग के सरदार की मौत और रैट किंग के समर्पण के साथ ही यह बड़ी लड़ाई आखिर खत्म हो गई और अब चीना शहर लगभग पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में था। जल्द ही रात हो गई और तुमने संगठन के सभी नेताओं को बुलाकर ड्रैगन नेस्ट की अगली योजना बताई। तुम्हें और ज्यादा एसेंस की जरूरत थी, इसलिए ताकत को शहर के बाहर तक फैलाना जरूरी था। लेकिन उससे पहले शहर के अंदर छिपे खतरों को खत्म करना जरूरी था। भले ही अभी शहर में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी सब कुछ नियंत्रण में रखना ज्यादा सुरक्षित था, क्योंकि अगर उन्हें बढ़ने दिया गया तो भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। तुम नहीं चाहते थे कि बाहर लड़ाई करते समय पीछे से खतरा पैदा हो जाए, इसलिए यह काम ब्लैक डॉग किंग को दिया गया और राइट किंग को आदेश दिया गया कि वह अपने चूहों के साथ शहर के बाहर की स्थिति की जांच करे। लेकिन चूंकि तुम्हें उनसे काम करवाना था, इसलिए पहले उन्हें थोड़ा इनाम भी देना जरूरी था। इसलिए तुमने उस दिन इकट्ठा किए गए एसेंस पॉइंट्स को दो हिस्सों में बांटकर ब्लैक डॉग किंग और राइट किंग को दे दिए। ये सुनकर दोनों बेहद खुश हो गए और एक साथ अपनी वफादारी जताने लगे। उसी समय रैट किंग ने सुझाव दिया कि अगर ताकत को बाहर फैलाना है तो सिर्फ चीफ कहने से तुम्हारी पहचान कमजोर लगती है, तुम्हें एक ज्यादा ताकतवर उपाधि चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा कि चूंकि तुम ड्रैगन एग हो और हमारी ताकत का नाम ड्रैगन नेस्ट है, इसीलिए आगे से सब तुम्हें सुप्रीम लॉर्ड कहें तो कैसा रहेगा। लेकिन तुम्हें इन उपाधियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ड्रैगन नेस्ट का नाम भी तुमने बस अचानक रख दिया था। फिर भी अगर ये लोग खुश हैं तो उन्हें कहने दो, क्योंकि सबसे शानदार उपाधि भी असली ताकत के सामने कुछ नहीं होती। अगली सुबह ब्लैक डॉग किंग ने बड़ी संख्या में कुत्तों को इकट्ठा किया और शहर के बाकी जानवरों की ताकतों को जीतने निकल पड़ा। सिर्फ कुछ ही दिनों में जिन्हें झुकना था वे झुक गए और जिन्हें खत्म होना था वे गायब हो गए। दूसरी तरफ रैट किंग भी बैठक के अगले दिन अपने कई साथियों के साथ शहर से बाहर निकल गया ताकि दूसरी शहरों की खबर ला सके। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। इस समय ड्रैगन नेस्ट के मुख्य ठिकाने में तुम अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए थोड़ा ऊब गए थे। पिछले 1 महीने में तुम हर दिन मिले एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल इंक्यूबेशन टाइम कम करने में कर रहे थे और यह 9880 साल से घटकर 8000 साल से थोड़ा ऊपर रह गया था। लेकिन तुम्हें अभी भी यह गति संतोषजनक नहीं लग रही थी, क्योंकि सिर्फ 1 महीने में कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। रैट किंग के अलावा शहर में करीब दर्जन भर म्यूटेटेड जानवर दिखाई देने लगे थे। कुछ जानवरों के पास अचानक अपनी ताकत कई गुना बढ़ाने की क्षमता आ गई थी। कुछ अपने शरीर की सीमा से भी आगे बढ़ सकते थे और कुछ के शरीर पर ऐसी तेज पंजे उगाए थे जो आसानी से दीवार तक फाड़ सकते थे। ये जानवर मानो अचानक म्यूटेट होकर प्रकृति के नियमों से परे ताकत हासिल कर चुके थे। अभी तक तुम यह पता नहीं लगा पाए थे कि इन म्यूटेशंस की असली वजह क्या है। सौभाग्य से इन म्यूटेटेड जानवरों में से काफी ड्रैगन नेस्ट के सदस्य भी थे और ब्लैक डॉग किंग भी उनमें से एक था। उसकी और कुछ अन्य साथियों की मदद से ही इन म्यूटेटेड जानवरों को नियंत्रण में रखा जा सका। लेकिन रैट किंग की तरह उनकी क्षमता भी बहुत ज्यादा शारीरिक ऊर्जा खर्च करती थी, इसलिए उसे ज्यादा देर तक बनाए रखना संभव नहीं था।
जब तुम इन सब बातों में खोए हुए थे, तभी एक तेज आवाज ने तुम्हारा ध्यान खींचा। और यह आवाज उसी रैट किंग की थी जो 1 महीने पहले शहर छोड़कर गया था। अब उसका आकार फिर से बढ़ चुका था और साफ दिख रहा था कि वह पूरी तरह मैच्योर हो गया है। उसके बताए अनुसार तुम्हें चाइनेट सिटी की स्थिति का पता चला, और वही चाइनेट सिटी वह जगह थी जहां पहले तुम और वांग शाविंग रहते थे। शुरुआत में तुम दोनों वहीं से पहाड़ी इलाके में फॉसिल खोजने गए थे, और बाद में वांग शाविंग एक डेमोनिक कछुए में बदल गया, जबकि तुम एक ड्रैगन एग बन गए। जेनेट सिटी तक पहुंचने में ही कई दिन लग गए थे, इसलिए चाइनेट सिटी वापस जाने की बात तो और भी दूर की थी, और उस समय तक वह शहर शेरों के एक झुंड के कब्जे में आ चुका था। वे सभी पूरी तरह मेच्योर हो चुके थे, और उनका नेता खुद को गोल्डन लायन किंग कहता था। असल में उसने बस एक म्यूटेशन झेला था, और उसे कूगर जैसी खास क्षमताएं मिल गई थीं। लेकिन रैट किंग ने बताया कि उस दुश्मन की ताकत बेहद डरावनी है, यहाँ तक कि जब वह वहां जांच करने गया था तो वह लगभग पकड़ा ही गया था। यह सुनकर तुम्हारी उस शेर में दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि आखिर चिनेट सिटी वही जगह थी जहां तुमने 10 साल से भी ज्यादा समय बिताया था, और वह जिनेत सिटी से भी बहुत दूर नहीं थी, इसलिए वहां जाकर एक बार देख आना बुरा नहीं होगा। उसी रात तुमने सभी नेताओं को बुलाया और अपने वहां जाने का फैसला सुनाया, और जिनेत सिटी की पूरी जिम्मेदारी ब्लैक डॉग किंग को सौंप दी। साथ ही हर दिन इकट्ठा होने वाले प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स अस्थायी रूप से उसी के पास रहेंगे, और तुम्हारे लौटने पर एक साथ तुम्हें दे दिए जाएंगे। वैसे भी जब से शहर में म्यूटेटेड जानवर दिखाई देने लगे थे, तुमने बिना झिझक पैसा खर्च करके उन सब पर ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया था, जिसमें ब्लैक डॉग किंग भी शामिल था। इसलिए जब तक यह कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, वे तुम्हारे खिलाफ कोई भी असामान्य हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगला दिन आया, और जिनेत सिटी के बाहरी इलाके की हाईवे पर वांग शवेंग तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 1 महीने से ज्यादा समय बाद तुम्हारी यह अजीब जोड़ी फिर से एक नए सफर पर निकल पड़ी थी। लेकिन अब जंगल का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। जो हाईवे पहले बिल्कुल सीधी और साफ हुआ करती थी, अब उस पर बेलें और लताएं फैलने लगी थीं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो कुछ दशकों में इंसानों द्वारा बनाए गए शहर पूरी तरह जंगली प्रकृति में समा जाएंगे। सड़क पर तुम्हें कई तरह के जानवरों के निशान दिखाई देते थे, लेकिन इंसानों की तरह चलकर सफर करने वाले बहुत कम दिखाई देते थे, जब तक कि वे बहुत खतरनाक जानवर न हों। चिनेट सिटी पहुंचने के लिए यही हाईवे सबसे छोटा रास्ता था, इसलिए रास्ते में चाहे जो भी परेशानी आए, तुम्हें उसे सहना ही था। इस बार निकलने से पहले ब्लैक डॉग किंग ने तो यह भी कहा था कि वह अपने आधे सैनिक तुम्हारी सुरक्षा के लिए साथ भेज देगा, लेकिन सोचने के बाद तुमने साफ मना कर दिया, क्योंकि तुम्हारी मौजूदा ताकत के सामने जंगली जानवर कोई खतरा नहीं थे, और तुम्हें खुद लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ वांग शाविंग ही काफी था। भले ही चलना थोड़ा धीमा हो, लेकिन तुम्हें कोई जल्दी नहीं थी। तुम इसे वांग शावेंग के लिए एक तरह की ट्रेनिंग ही मान रहे थे। लेकिन तभी अचानक धरती की इच्छा की आवाज फिर से सुनाई दी। बड़ी संख्या में ऐसे जानवरों का पता चला है जिनके पास अप्राकृतिक क्षमताएं हैं। व्यवस्था जल्द ही दोबारा स्थापित की जाएगी। 24 घंटे के भीतर हर जीव पूरी एवोल्यूशन पाथ खोल सकेगा, और बड़ी मात्रा में प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स का उपयोग करके अपनी विशेष शक्तियों को सक्रिय कर सकेगा। जिन जानवरों के पास विशेष शक्तियां होंगी, उन्हें मारने पर और भी ज्यादा प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ही यह आवाज खत्म हुई, तुम्हारे दिल में हलचल मच गई, क्योंकि धरती की इच्छा जिन अप्राकृतिक शक्तियों वाले जानवरों की बात कर रही थी, वे शायद वही म्यूटेटेड जानवर थे जिन्होंने प्रकृति की सीमाओं से परे शक्तियां हासिल कर ली थीं। क्या इसका मतलब यह था कि भविष्य में ऐसे दुश्मन भी सामने आएंगे जो तुम्हारे लिए भी खतरा बन सकते हैं? तुम दोनों आगे बढ़ते रहे, और रास्ते में कई जानवरों ने अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बेहतरीन तालमेल की वजह से वे सब आसानी से खत्म कर दिए गए। लेकिन जब तुम एक बांस के जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक भूकंप जैसी गूंजती हुई दहाड़ ने पूरे इलाके की शांति तोड़ दी, और भारी कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। वांग शावेंग की नजर उतनी तेज नहीं थी, इसलिए पूरे रास्ते तुम ही रड्डार की तरह आसपास की स्थिति महसूस करते चल रहे थे। लेकिन जैसे ही तुम डिवाइन परसेप्शन से जांच करने वाले थे, अचानक एक काला सफेद साया बांस के जंगल से बाहर कूद पड़ा। वह जोर से चिल्लाया कि आखिरकार वह बच गया, और तुरंत
बिना कुछ कहे तुम्हारे पीछे छिप गया। लेकिन जब तुम और वांग शावेंग ने उसे ध्यान से देखा, तो तुम दोनों लगभग दंग रह गए, क्योंकि उसके काले सफेद फर और आंखों के आसपास के गोल काले निशान साफ बता रहे थे कि वह एक जायंट पांडा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बोल सकता था, यानी वह भी पहले इंसान था जो अब जानवर बन गया था। लेकिन तुम अभी संभले भी नहीं थे कि अचानक 8 और भूरे साए बांस के जंगल से निकल आए। वे सभी दबदबे वाले शेर थे। सबसे आगे खड़े शेर ने जैसे ही उस पांडा को देखा, उसने एक भयानक दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी तेज और चुभने वाली थी कि कई किलोमीटर तक के जानवर डर कर भागने लगे और पूरा इलाका हिल गया। उस दहाड़ को सुनते ही पांडा इतना डर गया कि उसका शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर बैठकर थरथराने लगा। तभी उस शेर की नजर अचानक वांग शावेंग की पीठ पर रखे अंडे यानी तुम पर पड़ी। बस एक नजर डालते ही उसकी आंखें वहीं टिक गईं और हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस सफर में उसे इतनी बड़ी चीज मिल जाएगी, क्योंकि अगर वह इस अंडे को अपने बॉस के पास ले जाता तो उसे जरूर बड़ा इनाम मिलता। लेकिन जैसे ही बाकी शेर तुम पर झपटने वाले थे, अचानक एक भयानक दबाव उन पर टूट पड़ा। जोरदार आवाज के साथ आगे वाले शेर को छोड़कर बाकी सभी जमीन पर ऐसे दब गए जैसे उन पर हजारों किलो का वजन रख दिया गया हो। उसी समय आगे वाला शेर भी भौहें सिकोड़कर खड़ा था, जैसे वह बहुत दर्द सह रहा हो। उसने दांत भींचकर खुद को संभाले रखा और यह देखकर तुम भी थोड़ा चौंक गए, क्योंकि तुमने शुरुआत से ही पूरी ताकत का दबाव इस्तेमाल किया था। फिर भी यह शेर मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। तभी अचानक उसने आसमान की ओर लंबी दहाड़ लगाई और उसके भूरे बालों से अचानक सुनहरी लपटें निकलने लगीं। उसके शरीर की मांसपेशियां तुरंत फूल गईं और उनमें विस्फोटक ताकत भर गई। उसकी आंखें बिलियर्ड गेंद जितनी बड़ी हो गईं और उनमें ऐसी ठंडी चमक थी कि देखने वाले का खून जम जाए। यह दृश्य देखकर वांग शावेंग और वह पांडा दोनों ऐसे कांपने लगे जैसे किसी बेहद भयानक शिकारी के सामने आ गए हों। शरीर के इस परिवर्तन के बाद उस शेर पर पड़ा दबाव तुरंत हल्का हो गया और वह सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने गंभीर नजरों से तुम्हारी तरफ देखा और पूछा, तुम आखिर हो क्या? लेकिन तुमने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी पीठ के नीचे बैठे वांग शावेंग से धीरे से फुसफुसाकर कुछ कहा। तुम्हारी इस अनदेखी से लायन चीफ तुरंत भड़क गया और गुस्से में सीधे वांग शावेंग की तरफ उछल पड़ा। उसकी भारी पंजा बेहद तेजी से नीचे गिरा और उसका निशाना था वांग शवेंग की पीठ। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसी पल वांग शवेंग भी हरकत में आ गया। तुम्हारे आदेश के तहत वह बिजली की गति से उस पांडा की पीठ पर चढ़ गया। उसी समय तुमने सेलेस्टियल थंडर प्रोटेक्शन सक्रिय किया। जो आसमान अभी तक बादलों से ढका था, उसमें अचानक बिजली कड़क उठी। पलक झपकते ही लगभग 50 मीटर के दायरे में एक सुनहरी बिजली गिर पड़ी और पूरा इलाका सुनहरी गर्जना से भरी बिजली के समुद्र में बदल गया। उस क्षेत्र में मौजूद हर जीवन शक्ति को वह बेरहमी से नष्ट करने लगी। जब धीरे धीरे बिजली की चमक कम हुई, तो दिखाई दिया कि जो घना बांस का जंगल पहले वहां खड़ा था, उसकी जगह अब तुम्हें केंद्र बनाकर एक विशाल खाली क्षेत्र बन चुका था। उस समय जमीन पर हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनकी आंखों में अब कोई जीवन नहीं बचा था। लायन चीफ उस बिजली के बिल्कुल केंद्र के सबसे करीब था। उसके बाल पूरी तरह झलकर खड़े हो गए थे और उससे जली हुई बदबूदार गंध आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सीधे बिजली से मारा नहीं गया। तभी जब तुम थोड़ा हैरान ही थे, अचानक उसके शरीर से एक लाल रोशनी फूट पड़ी और तेज खून जैसी गंध फैल गई। वांग शावेंग और उस पांडा के दिमाग पर भी उसका असर हुआ और वे थोड़ी देर के लिए चकरा गए। जब दोनों दोबारा संभले, तब तक लायन चीफ पहले ही एक लाल परछाई में बदल चुका था और दूर तेजी से भाग रहा था। यह दृश्य देखकर तुम भीतर से बेहद चौंक गए, क्योंकि तुम साफ महसूस कर सकते थे कि उसकी आभा पहले ही टूटने लगी थी। फिर भी वह भागने में सफल हो गया। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि ड्रैगन विल असफल हो गई, और यहां तक कि वह सेलेस्टियल थंडर प्रोटेक्शन, जिसने पहले टायरानोसोरस रेक्स को मार दिया था, वह भी उसे खत्म नहीं कर पाया। भले ही वह बहुत गंभीर रूप से घायल लग रहा था, लेकिन उसने सच में उस बिजली से बचकर जान बचा ली। सिर्फ एक ही दिन में तुम्हारी 3 सबसे बड़ी ताकतों में से 2 पहले ही असफल हो चुकी थीं। यह पहली बार था
जब एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुम्हें ऐसा झटका लगा था। फिर भी चाहे कितनी भी असफलता क्यों न हो, सामने की समस्या को तुरंत हल करना जरूरी था। इसलिए तुमने बिना देर किए ड्रैगन फ्यूरी सक्रिय कर दी। उसी पल तुम्हारे सिर के ऊपर एक लाल चमकता हुआ षटकोणीय चिन्ह बन गया। वह कुछ चक्कर लगाने के बाद तुरंत उस दिशा में उड़ गया जिधर लायन चीफ भागा था। जैसे ही तुमने उसकी आभा को दोबारा महसूस किया, तुमने तुरंत उसे लॉक कर लिया ताकि वह कहीं छिप न सके, क्योंकि एक बार ड्रैगन फ्यूरी सक्रिय हो जाए तो चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, उसकी मौत तय होती है। तभी सिस्टम की ठंडी आवाज आई। बधाई हो, आपने म्यूटेटेड और ऑल्टर्ड लायन को मार दिया है। आपको 1780 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर आखिर तुमने राहत की सांस ली, लेकिन तुम्हें हैरानी इस बात पर हुई कि सिर्फ एक ही दुश्मन से तुम्हें इतने सारे प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिल गए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब तुमने थंडर प्रोटेक्शन से बाकी शेरों को मारा था, तो उनसे कुल मिलाकर सिर्फ लगभग 300 पॉइंट्स ही मिले थे। ये अंतर सच में बहुत बड़ा था। तभी तुम्हें अचानक याद आया कि यहाँ अब भी एक पांडा भी मौजूद है। इसलिए तुमने उससे पूछताछ की और पता चला कि वह वांग शावेंग का पुराना जानकार है। उसका नाम लिडा है और उसका परिवार पहले चाइनेट सिटी के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था। लेकिन इस अभिशप्त एनिमलाइजेशन के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी। फिर लाइडा के बताए अनुसार तुम्हें चीनेट सिटी की असली स्थिति का पता चला, और यह बात सीधे वांग शावेंग से जुड़ी हुई थी। असल में एनिमलाइजेशन के बाद वही शेरों का झुंड वांग शावेंग की बड़ी विला पर कब्जा कर चुका था। यह सुनकर वांग शावेंग अचानक घबरा गया। घर पर कब्जा होना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अब सब जानवर बन चुके थे और कहीं भी रह सकते थे। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं उसके माता पिता वापस चाइनेट सिटी तो नहीं आ गए होंगे। उनकी पुरानी जिद्दी सोच को देखते हुए अगर उन्हें पता चल गया कि घर पर शेरों ने कब्जा कर लिया है, तो वे जरूर उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे लीडा बोलता गया, तुम्हें धीरे धीरे चिनेट सिटी के असली अराजक हालात का पता चलता गया। असल में जब शेरों का झुंड उस शहर पर कब्जा करने आया, तो शुरुआत में वे भी पहले वाले गैंग की तरह थे। वे रोज जानवरों से एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा करवाते थे ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। भले ही शाकाहारी जानवरों का शोषण होता था, लेकिन कम से कम उनकी जान को खतरा नहीं था। लेकिन जब से धरती की इच्छा फिर से प्रकट हुई, सब कुछ पूरी तरह बदल गया। पता नहीं किस मूर्ख ने अचानक एक नया नियम खोज निकाला और उसने शाकाहारी जानवरों के पूरे जीवन का संतुलन तोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने पाया कि अगर शाकाहारी जानवर मौत के खतरे से एक दिन पहले बच जाए, तो अगले दिन उन्हें मिलने वाले एवोल्यूशन पॉइंट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके बाद शेरों का असली क्रूर चेहरा सामने आ गया। वे ऐसे शाकाहारी जानवरों को चुनते जिनकी रोज की एवोल्यूशन पॉइंट्स कम होती थी। फिर उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उनका पीछा करते और बेरहमी से शिकार करते। आखिर में बहुत मुश्किल से सिर्फ एक दो शाकाहारी जानवर ही जिंदा बच पाते। लेकिन इतनी खतरनाक चाइनेट सिटी से भी तुम्हें कोई डर नहीं था। भले ही अभी तुम्हें एक छोटा झटका लगा था, लेकिन तुमने अभी तक अपनी सारी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की थी। अगर थंडर प्रोटेक्शन काम नहीं करती तो तुम दूसरी ताकतें इस्तेमाल कर सकते थे, और तुम्हारे पास उससे भी ज्यादा डरावनी ड्रैगन फ्यूरी मौजूद थी। असल में इससे पहले तुमने नए टैलेंट्स जोड़ने का फैसला इसलिए नहीं किया था, क्योंकि पहली बात तुम्हें कोई इतना शक्तिशाली दुश्मन मिला ही नहीं था, और दूसरी बात यह सिस्टम बहुत ही चालाक था। शुरुआत में तुम्हें लगा था कि हर बार टैलेंट निकालने के लिए सिर्फ 1000 ऑरा पॉइंट्स लगेंगे, लेकिन असल में हर बार टैलेंट निकालने के बाद अगली बार उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। लेकिन मौजूदा हालात ने तुम्हें समझा दिया कि अब नए टैलेंट्स जोड़ने का समय आ चुका है। और शहर से निकलने से एक दिन पहले तुमने खास तौर पर ब्लैक डॉग किंग से कहा था कि वह पहले से ही एक बड़ी मात्रा में प्यूरिफाइड एसेंस जमा करके रखे। लेकिन अगर उस एसेंस को टैलेंट निकालने में इस्तेमाल किया जाए तो शायद सिर्फ एक ही बार टैलेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि अगली बार उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी और तब 4000 पॉइंट्स भी बिल्कुल पर्याप्त नहीं होंगे। और अगर वह पर्याप्त भी होता, तब भी तुम उसे पूरा का पूरा लॉटरी में खर्च करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तुम्हें अपनी रक्षा के लिए भी कुछ पॉइंट्स बचाकर रखने पड़ते। फिर भी एक नया टैलेंट मिल जाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सिस्टम से मिलने वाला हर टैलेंट लगभग आसमान को चुनौती देने वाली शक्ति देता था।
ये सोचते ही तुमने तुरंत टैलेंट ड्रॉ सक्रिय कर दिया। जैसे ही ऑरा डिडक्ट हुई, रूलेट तेजी से घूमने लगी। फिर सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने टैलेंट ड्रॉ पूरा किया और नया टैलेंट ड्रैगन रोर प्राप्त किया। इस टैलेंट के जरिए उपयोगकर्ता डिवाइन ड्रैगन सोल की शक्ति से एक भयानक ड्रैगन रोर छोड़ सकता है जो धरती तक को हिला दे। इसके इस्तेमाल की मूल खपत ऑरा होती है और यह बड़े क्षेत्र में मौजूद दुश्मनों को शक्तिशाली तरीके से स्टन कर सकता है। अगर और ज्यादा ऑरा खर्च की जाए तो यह सीधे दुश्मन की आत्मा पर हमला भी कर सकता है। सिस्टम के इस परिचय को सुनते ही तुमने तुरंत समझ लिया कि यह नया टैलेंट वास्तव में भीड़ नियंत्रण यानी क्राउड कंट्रोल स्किल जैसा लगता है, लेकिन यह इतना साधारण नहीं है क्योंकि यह खर्च किए गए ऑरा के हिसाब से अपनी शक्ति बढ़ा सकता है और खास तौर पर आत्मा पर हमला करने के लिए बना है। यह ठीक वही स्किल थी जिसकी तुम्हें अभी जरूरत थी। चाहे इन शेरों का शरीर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उनकी आत्माएं इतनी मजबूत होना लगभग असंभव था। और वैसे भी उनका शरीर शायद तुम्हारे सेलेस्टियल थंडर बॉडी प्रोटेक्शन की शक्ति भी सह नहीं पाएगा। उसी समय लाइडा थोड़ी देर सोचने के बाद जैसे किसी बहुत बड़े फैसले पर पहुंच गया और दृढ़ चेहरे के साथ बोला कि वह तुम्हारे साथ शेनजेन सिटी जाना चाहता है। यह सुनकर तुम थोड़े हैरान हो गए क्योंकि यही आदमी अभी कुछ समय पहले डर से कांप रहा था और अब अचानक इतना दृढ़ हो गया था। तब लीडा की व्याख्या से तुम्हें पूरी कहानी पता चली। दरअसल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसका पूरा परिवार पांडा बन गया था। क्योंकि वे काफी ज्यादा प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स पैदा कर सकते थे, इसलिए उन्हें हर दिन लायंस के झुंड द्वारा पालकर रखा जाता था। भले ही वे लगातार शोषण झेल रहे थे, लेकिन कम से कम उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन जब नया बदलाव आया तो उन लायंस ने शिकायत शुरू कर दी कि उनकी प्रोडक्शन स्पीड बहुत धीमी है। इसी दौरान संयोग से लाइडा के पिता को पता चला कि लायंस का झुंड उन पर प्रयोग करने की योजना बना रहा है और उन्हें प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स फार्म करने वाले प्रयोग में शामिल करना चाहता है। यह सुनते ही लुइडा के पिता को गुस्सा आ गया क्योंकि यह तो सीधे उन्हें मौत के रास्ते पर धकेलना था। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि रात होने पर जब लायंस की सतर्कता सबसे कम होगी, वे एक साथ हमला करके शेनजन सिटी से भाग जाएंगे। अगर वे इस शोषण से बचकर निकल जाते तो पांडाज की विकास गति को देखते हुए जंगल में टिकना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि भले ही वे शाकाहारी हों, लेकिन वे आखिर भालू ही हैं और उनकी हमला करने की शक्ति कई मांसाहारी जानवरों से कम नहीं होती। लेकिन उन्होंने लायंस की क्रूरता को बहुत कम आंका था। जैसे ही लायंस को पता चला कि वे भागने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने बिना हिचकिचाहट उन पर हमला कर दिया। जो पंडास हर दिन शोषण झेलते थे, वे लायंस के झुंड से कैसे लड़ सकते थे? इसलिए वे जल्दी ही हार गए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लीडा के पिता तो उसी समय लायंस के हाथों मारे गए। अंत में पूरे परिवार में से सिर्फ लीडा ही किसी तरह अफरा तफरी में बचकर भाग निकला और लायंस उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए। उसकी कहानी सुनने के बाद उन लायंस को कुचलना तुम्हारे लिए बहुत आसान काम था, इसलिए तुमने तुरंत उसकी मदद करने और उसका बदला लेने के लिए सहमति दे दी। वैसे भी यहाँ आने का तुम्हारा असली मकसद ही डीप लायंस पर राज करना था, इसलिए देर सबेर तुम्हारी उनसे टक्कर होनी ही थी। जब ऐसा ही है तो साथ ही एक अच्छा काम भी कर दिया जाए। 7 दिन बाद तुम आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए, डीप लायंस का क्षेत्र। लेकिन उस समय शहर के दरवाजे पर कई शेर पहरा दे रहे थे। अगर तुम सीधे आगे बढ़ते तो वे निश्चित ही तुम्हारा पीछा करते, क्योंकि जैसे जैसे तुम डीप लायंस के करीब आते गए रास्ते में मिलने वाले जानवर कम होते गए। खासकर पिछले आधे घंटे में तो तुम्हें एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया, जबकि अब पूरी दुनिया में एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जानवर पहले से कहीं ज्यादा हो गए थे। इसलिए तुमने अनुमान लगाया कि आसपास के सारे शाकाहारी जानवरों को पकड़कर एवोल्यूशन पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में तुम्हारी ताकत के हिसाब से सीधे हमला करके अंदर घुसना मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसा करने से लायंस के पूरे झुंड का ध्यान तुम्हारी ओर आ जाता। अगर दुश्मन को तुम्हारी असली ताकत का पता चल जाता तो वे डरकर भाग जाते और तुम्हारी मौजूदा मोबिलिटी से तुम उन सबको पकड़ नहीं पाते। भले ही तुम्हारे पास ड्रैगन फ्यूरी जैसी ट्रैकिंग स्किल हो, लेकिन वह सिंगल टारगेट डैमेज स्किल है और इतने सारे दुश्मनों से एक साथ निपट नहीं सकती। और तुम्हारा सिद्धांत हमेशा यही था कि जब तक दुश्मन को पूरी तरह दबोचने का भरोसा न हो, तब तक हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दुश्मन भाग निकला तो भविष्य में वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है।
तभी लीडा ने कहा कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहां से शायद शहर में चुपके से घुसा जा सकता है। इसलिए तुम सब एक अजीब और डरावने कब्रिस्तान में पहुंचे। असल में यह जगह ऊपर से देखने पर कब्रिस्तान लगती थी, लेकिन वास्तव में यह एक पुराना एयर रेड शेल्टर था जो शहर तक जाता था। अगर प्रवेश द्वार की मिट्टी खोद दी जाए तो सीधे शहर के केंद्र तक पहुंचा जा सकता था। यह सुनते ही वांग शावेंग तुरंत आगे बढ़ा और खुदाई शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि वह बहुत खुश था, बल्कि वह इस जगह पर एक पल भी और रुकना नहीं चाहता था। पहले से ही उदासी से भरा यह कब्रिस्तान बहुत समय से देखभाल न होने के कारण और भी ज्यादा उजाड़ और अजीब लग रहा था। ऊपर से रात का समय था और चारों तरफ अजीब सी धुंध फैल रही थी। ऐसा दृश्य देखकर कोई भी आदमी तुरंत वहां से दूर भाग जाता। भले ही तुम अब जानवरों में बदल चुके थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी भी इंसानी सोच थी, इसलिए डर और बेचैनी महसूस होना स्वाभाविक था। फिर भी वांग शावेंग की खुदाई करने की क्षमता बहुत जबरदस्त थी। सिर्फ 10 मिनट में वहां की झाड़ियां पूरी तरह हट गईं और उनकी जगह 1 मीटर से ज्यादा गहरा बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के तल पर एक विशाल कंक्रीट की प्लेट दिखाई दी, जो लोहे से मजबूत की गई मोटी दीवार की तरह रास्ता पूरी तरह बंद किए हुए थी। तुमने अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का इस्तेमाल करके अपने सामने खड़ी दीवार की मोटाई को महसूस करना शुरू किया, लेकिन उसके पीछे क्या है यह तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे साफ था कि दीवार बहुत मोटी है। अगर कोई भारी मशीन न हो तो इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस समय इसके अलावा कोई बेहतर तरीका भी नहीं था। इसलिए तुमने जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश करने का फैसला किया। जैसे ही ड्रैगन फ्यूरी सक्रिय हुई, तुरंत एक लाल जलती हुई हेक्सागोनल मैट्रिक्स बन गई और नारंगी रंग की आग लहरों की तरह बाहर उमड़ने लगी। जो सुरंग पहले थोड़ी ठंडी थी, उसका तापमान अचानक कई गुना बढ़ गया। इतना डरावना दृश्य देखकर वांग शाविंग ने अनजाने में ही थूक निकल लिया। भले ही उसने पहले भी ऐसा दृश्य देखा था, लेकिन जब वह दोबारा उसके सामने आया तो उसके दिल में डर फिर भी पैदा हो गया। वहीं लाइडा, जो शुरू में बहुत उत्साहित थी, इस पल वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। इस फायरबॉल की ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर वह थोड़ा भी करीब चली जाती तो शायद तुरंत जलकर राख हो जाती। और जब ड्रैगन फ्यूरी बन जाती है, अगर तुम तुरंत अटैक का आदेश नहीं देते तो वह 5 मिनट तक फायरबॉल के रूप में बनी रहती है और समय पूरा होते ही अपने आप गायब हो जाती है। जैसे ही फायरबॉल दीवार के पास पहुंची, कंक्रीट बर्फ और बर्फ की तरह सीधे टूटकर बिखरने लगा। कुछ ही पलों के हमले और टकराव के बाद उस मोटी दीवार में अचानक एक काला छेद बन गया। इसके बाद वह तुरंत सावधानी से आसपास देखने लगा। जब उसे कहीं भी किसी जानवर के होने का निशान नहीं मिला तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि दुश्मन के इलाके में खुलेआम दिखना बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद तुमने दुश्मन की सेना को खत्म करने के तरीके पर चर्चा शुरू की। काफी देर की बहस के बाद सबने मिलकर पुराने तरीके को ही अपनाने का फैसला किया। पहले खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करके उन सभी शेरों को अपनी तरफ खींचना और फिर सेलेस्टियल थंडर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके उन्हें एक ही बार में खत्म कर देना। यह तरीका भले ही साधारण था, लेकिन बहुत काम का था। हालांकि यह काम तुरंत नहीं किया जा सकता था, कम से कम तब तक इंतजार करना जरूरी था जब तक वे सब एक जगह इकट्ठा न हो जाए। फिर लीडा के नेतृत्व में तुमने पहले उसकी बड़ी कजन के घर छिपने का फैसला किया। अपने डिवाइन सेंस से रास्ता स्कैन करते हुए तुमने आसानी से सभी जानवरों से बचते हुए जल्दी ही वहां पहुंच गए। वह एक 3 मंजिला छोटी वेस्टर्न स्टाइल विला थी। दिखने में थोड़ी पुरानी जरूर थी, लेकिन फिर भी उसमें एक तरह की जीवंतता थी। उसी समय विला का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर पूरा अंधेरा दिख रहा था, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वहां जानवर रहते हों। लेकिन जब तुमने अपने डिवाइन सेंस से स्कैन किया तो पता चला कि अंदर सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। लेकिन तुम अभी दरवाजे के पास भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक लिडा के भौंकने की आवाज गूंज उठी। तभी दरवाजे के पीछे से कई बड़े शिबा इनू तेजी से बाहर दौड़ते हुए आए और सीधे तुम्हें घेर लिया। लेकिन जब उन्होंने लिडा को ध्यान से देखा तो उनमें से एक शिबा इनू ने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर उसकी अगुवाई में तुम लोग बिना किसी परेशानी के आंगन के अंदर पहुंच गए। लेकिन अंदर की हालत साफ साफ देखने से पहले ही वांग शावेंग का शरीर कांप उठा।
तुम्हारे चारों तरफ जमीन पर तरह तरह के जानवर पड़े हुए थे। आम बिल्लियां और कुत्ते तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां सांप और कीड़े भी थे। यहां तक कि दो पैंडास भी दिखाई दिए। ये सभी मांसाहारी जानवर थे। तुम्हारे आते ही सबका ध्यान तुरंत तुम्हारी तरफ चला गया और वे तुम्हें ऐसे घूरने लगे जैसे कोई स्वादिष्ट खाना देख लिया हो। हालात तेजी से काबू से बाहर होने वाले थे। तभी आसमान से एक भयानक दबाव उतर आया, जिससे आसपास के सभी जानवर तुरंत ठंडी सिहरन में जकड़ गए और जमीन पर गिरकर भारी सांसें लेने लगे। इस अहम पल पर स्वाभाविक रूप से तुमने ड्रैगन पावर को छोड़कर हालात को अस्थायी रूप से काबू में कर लिया। लेकिन उसी समय अचानक विला के लिविंग रूम का दरवाजा खुला और उसके बाद एक काली आकृति बाहर आई। वह एक खतरनाक दिखने वाली ब्लैक पैंथर थी। उसने अभी आंगन की हालत देखकर लाइडा से बात भी नहीं की थी कि सामने से आ रही खतरनाक शक्ति का दबाव महसूस करने लगी। जब वह लगभग सहन नहीं कर पा रही थी, तभी लाइडा ने तुरंत तुमसे रुकने के लिए कहा। उसने समझाया कि यह ब्लैक पैंथर उसकी कजन है। जैसे ही ड्रैगन पावर वापस ली गई, उसे महसूस हुआ कि दबाव आखिरकार गायब हो गया। फिर लेडा के समझाने पर उसने शहर छोड़ने के बाद की अपनी कहानी और तुम्हारी बदले की योजना के बारे में बताया। योजना सुनने के बाद लीडा की कजन ने फिर से तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। अभी अभी जो खतरनाक दबाव महसूस हुआ था, वह किसी बेकाबू राक्षस जैसा था। लड़ना तो दूर, उसके सामने जरा सी भी प्रतिरोध की ताकत नहीं थी। अगर इस ताकत की मदद मिल जाए तो शायद सच में बदला लिया जा सकता है। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते अगला दिन आ गया। अचानक जोरदार धमाके के साथ उस छोटे घर का दरवाजा तोड़ दिया गया। लाइटिंग जो खबरें पता करने गया था, घबराकर बाहर से वापस दौड़ता हुआ आया। पता चला कि वे लोग लीडा की मां पर हमला करने वाले हैं। यह खबर सुनते ही लीडा तुरंत पागल सी हो गई। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और एक जंगली दहाड़ लगाई। फिर बेहद तेज रफ्तार से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। ये देखकर वहां मौजूद सभी जानवर हैरान रह गए। तुम भी। भले ही लीडा ने तुम्हारी योजना को बिगाड़ दिया था, लेकिन अब सही समय आ चुका था। तुम्हारे इशारे पर वांग शावेंग ने दांत भींचे और अपनी छोटी टांगों के साथ उसके पीछे दौड़ पड़ा। इस बीच सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई लिडा मानो किसी अजीब हालत में पहुंच गई थी। अपनी मां के बारे में खबर सुनने के बाद उसके अंदर एक अजीब सा मारने का जुनून जाग गया था। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए वह बहुत कम समय में शेरों के बेस कैंप तक पहुंच गई और कई शेरों से भिड़ गई। कुछ देर तक तो ऐसा लग रहा था जैसे वह अजेय हो गई हो। लीडा खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अनंत ताकत से भरा हुआ है। पहले वह शेरों से डरती थी, लेकिन इस बार उनके सामने खड़े होकर उसके दिल में डर नहीं बल्कि अजीब सी एक्साइटमेंट पैदा हो रही थी। एक शेर जो छुपकर लीडा पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, उसे लीडा ने जोरदार मुक्का मारा और उसकी आंखों के सामने तारे घूमने लगे। लेकिन लीडा अभी कुछ सेकंड भी अपनी इस जीत पर खुश नहीं हो पाई थी कि अचानक एक बेहद ताकतवर दहाड़ गूंजी। वह और कोई नहीं बल्कि लायन किंग था, जो वहां पहुंच चुका था। उसी पल उसके दिल में जैसे तूफान उठ गया। उसने तुरंत इस पांडा को पहचान लिया। ये वही लीडा थी जो कुछ दिन पहले समुद्र की गहराइयों वाली परीक्षा से भाग निकली थी। लेकिन उसने तो साफ साफ अपने आदमियों को इसे पकड़ने के लिए भेजा था। फिर यह यहां कैसे पहुंच गई और इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो गई? शर्म और गुस्से से भरे लायन किंग ने तुरंत अपने शेरों को आदेश दिया कि इसे पकड़ लो। बाकी सारे शेर तुरंत उस पर टूट पड़े और लीडा पर पागलों की तरह हमला करने लगे। चारों तरफ से पंजों की बारिश होने लगी, लेकिन लीडा इस समय अजीब तरह से बेहद उत्साहित दिख रही थी। उसने न तो बचाव करना चुना और न ही भागना, क्योंकि उस समय उसके पास भागने की कोई जगह भी नहीं थी। पंजों के उसके शरीर को चीरने की आवाजें आने लगीं, लेकिन लीडा ने दुश्मनों के हमले सहते हुए अपने मुक्के उठाए और पूरी ताकत से सामने वाले शेर के सिर पर दे मारे। एक जोरदार क्रैक की आवाज आई और उस शेर की खोपड़ी लाइडा के एक ही मुक्के से धंस गई। दुश्मन लगभग मरने ही वाला था, लेकिन लीडा उसे खत्म करने का आखिरी वार भी नहीं कर पाई थी कि दूसरा हमला आ गया, फिर तीसरा। हालांकि हर हमला जो उस तक पहुंच रहा था, वह बस हल्की सी चोट ही दे पा रहा था। ये शेरों के लिए भले डराने वाली बात थी,
लेकिन मोटी चमड़ी वाले पांडा के लिए यह सिर्फ छोटी सी खरोंच जैसी थी। लेकिन उसके शरीर पर बनने वाली हर चोट के बदले एक शेर की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती थी। मगर जैसे जैसे ज्यादा जानवर उस पर हमला करने लगे, लीडा की पलटवार करने की गति धीमी पड़ने लगी। एक पल ऐसा आया जब उसके हमले की लय साफ साफ एक धड़कन के लिए रुक गई। पीछे खड़े शेर ने तुरंत यह मौका देख लिया और बाकी शेरों के साथ उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उन्होंने लीडा को पूरी तरह जमीन पर दबोच लिया। जमीन पर दबाई हुई लीडा की आंखों में गहरा निराशा दिखाई दे रही थी। अगर वह अभी अभी वाला अजीब ताकत वाला स्टेट बनाए रख पाती तो शायद इतनी जल्दी काबू में नहीं आती। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वह अद्भुत अवस्था इस उग्र लड़ाई के बीच पूरी तरह गायब हो गई। इस समय लियन किंग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जब उसने देखा कि एक दर्जन से ज्यादा शेर मर चुके हैं या मरने वाले हैं, तो उसके दिल में भी थोड़ा दुख हुआ। फिर लियन किंग ने लीडा की मां को वहां लाने का आदेश दिया और तय किया कि वह लीडा के सामने ही उसकी मां को मार देगा, ताकि उसकी नफरत शांत हो सके। जमीन पर घावों से लथपथ पड़े अपने बेटे को देखकर उसकी मां की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। लीडा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लायन किंग की नजर पड़ते ही उसे दबाकर पकड़े हुए शेर ने उसका मुंह सीधे बंद कर दिया। फिर लायन किंग ने अपने तेज पंजे उठाए और लीडा की मां पर हमला करने ही वाला था कि उसी महत्वपूर्ण पल में अचानक लायन किंग के दिमाग में एक भयानक ड्रैगन रोर गूंज उठा। उसी के साथ आसमान से एक डरावना दबाव नीचे उतरा, जिसने वहां मौजूद सभी शेरों को तुरंत बेहोश कर दिया और लायन किंग खुद भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वह अपने शरीर पर पड़े भारी दबाव को सहते हुए मुश्किल से उठने की कोशिश करने लगा और इस बदलाव का कारण ढूंढने लगा। आखिर उसकी नजर एक विशाल दुष्ट कछुए पर जाकर टिक गई। वह भयानक दबाव उसी कछुए की पीठ से आ रहा था। उसी समय तेजी से दौड़कर आए थके हुए वांग शावेंग भी लीडा के पास गिर पड़े। जब लायन किंग ने देखा कि वे दोनों कुछ बात कर रहे हैं तो उसे बेचैनी होने लगी और वह तुरंत भागना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसका शरीर हिला, उसे लगा जैसे उसके दिमाग को हजारों स्टील की सुइयों ने भेद दिया हो और उसकी रीढ़ तक दर्द फैल गया। दरअसल तुमने देखा था कि यह आदमी लाइडा की मां पर हमला करने वाला है, इसलिए तुमने पहली ही बार में ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करके उसे डराने का फैसला किया और एक ही बार में 500 गोल्ड पॉइंट्स खर्च कर दिए। थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन नतीजा देखकर तुम बेहद संतुष्ट थे। वहां मौजूद सैकड़ों शेर तुम्हारे हमले से तुरंत बेहोश हो गए। इसके बाद गलती की कोई गुंजाइश न रहे, इसलिए तुमने ड्रैगन पावर को सीधे अपनी पूरी ताकत तक छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हालत में भी लायन किंग अभी भी हिल सकता है। उस समय लायन किंग के दिल में भी तूफान उठ रहा था। अचानक एक भयानक शक्ति सामने आ गई थी, जिसकी ताकत बेहद बढ़ा चढ़ा कर दिखाई दे रही थी। वह खुद को डीमन सी में बिल्कुल अजेय मानता था, लेकिन सिर्फ एक नजर में ही वह दुश्मन से बुरी तरह घायल हो गया। उस समय लायन किंग ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर तुमसे पूछा कि तुम आखिर क्या चाहते हो। तुमने सीधे कहा कि तुम्हें एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए और साथ ही पूरी चाइनेट सिटी भी चाहिए। यह सुनते ही लायन किंग तुरंत बोला, अरे कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। बस मुझे जीने का एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए भी तैयार हूं। उसी समय तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने 2,45,974 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। क्या आप इन्हें ऑरा में बदलना चाहते हैं? यह सुनते ही चैलोन के मन में जोर से चिल्लाने का मन हुआ, क्योंकि यह 2 लाख से भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स थे और ऊपर से ऑरा का बोनस भी। यह तो हद से ज्यादा था। कन्वर्ट करो। दिल में उमड़ रही एक्साइटमेंट को दबाते हुए उसने तुरंत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स को ऑरा में बदलने का फैसला किया।